जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्लास 9 to 12 मैथ का अध्ययन करेंगे। और वर्तमान में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। और हम लोग अभी चैप्टर 2 का मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। एक्चुअली है क्या कि हम लोग रिलेशन फंक्शन के जितने भी थ्योरीज हैं उनको पढ़ चुके हैं और उनके एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज टोटल कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे इसका मिसलेनियस एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 18 से स्टार्ट होता है यह। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड डिफाइन द रिलेशन रियल फंक्शन डिफाइन द रियल फंक्शन f such that r tends to r fx by fx is equal to इतना and sketch the graph of this function। ठीक है, आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्राफ हम लोग को खींचने के लिए क्या सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आपको याद रखना है कि ग्राफ खींचने के लिए हमको दो तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला उसका डाटा चाहिए जिससे कि हम ग्राफ खींच सके। दूसरा चाहिए एक प्लेन जिस पर कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर ग्राफ को स्केच कर सके, बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तो देखने में कुछ नहीं लग रहा है कि दिया हुआ है, लेकिन कि इसमें आपको डाटा दिया गया है किस फॉर्म में, इस एफ एक्स के फॉर्म में। यह जो एफ एक्स दिया गया है, यह जो एफ एक्स आपको दिया गया है, यह क्या है, एक तरह का डाटा है। ठीक है, इससे हम डाटा फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 जो दिया गया है, इससे हम लोग डाटा फाइंड कर सकते हैं। वो डाटा कैसे निकलेगा, इस चीज को गौर से देखते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो इसमें हम अगर x का वैल्यू रखेंगे तो fx का वैल्यू हमको मालूम होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ fx क्या होती है, y की वैल्यू होती है। y को ही हम लोग जनरली क्या करते हैं, fx मान लेते हैं या fx को y मान लेते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस x का जो वैल्यू लेंगे वो x एक्सिस पर डिनोट होगा और fx का जो वैल्यू निकलेगा वो किस चीज पर डिनोट होगा, y एक्सिस पर डिनोट होगा, मतलब y पर। ठीक है, चलिए इसके लिए डाटा जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा टेबल बना लेते हैं जिससे कि हम लोगों को बाद में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y बराबर एफ एक्स बराबर कितना है, बराबर में है x प्लस 10। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से यह निकलेगा। हम लोग ग्राफ बनाने के लिए डाटा इस प्रकार से इसमें लेंगे जिससे कि हम लोगों को ग्राफ खींचना आसान हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं x का वैल्यू -10 लेते हैं। f -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -10 अगर रखेंगे तो -10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब x का वैल्यू -10 रखने पर एफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हम लेते हैं 0, 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। और तो यहाँ 0 रखने पर इसका वैल्यू 10 आ जा रहा है। और इसके बाद एफ एक्स अगर इसका वैल्यू -5 रख लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम -5 रखते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सॉरी, -5 प्लस 10 तो ये हो गया 5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्लेन पर, यहाँ प्लेन के बदले में क्या है आपको, यह बोर्ड है। आपको क्या मिला हुआ है, कॉपी मिला हुआ है, पेज मिला हुआ है, उस पर आप इस तरह से ग्राफ खींचेंगे। तो जमीन के समानांतर खींची गई रेखा क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और जमीन पर परपेंडिकुलर खींची गई रेखा क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। मतलब यह हो गया एक्स एक्सिस और यह हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए तो यह परपेंडिकुलर है, मतलब यह 90 डिग्री है। अब गौर कीजिए कि
जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां पर काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसको जनरली ओ द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 0। मतलब इस पॉइंट पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, एक्स का वैल्यू भी 0 और वाई का वैल्यू भी 0। तो यहाँ वाई क्या है, वाई बराबर एफ एक्स न है, एफ एक्स। अब देखिए कि अब इस पर हम डाटा किस तरह से लेंगे। इस पर हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। एक्स एक्सिस पर जब हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर जाते हैं पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पर बाएं तरफ नेगेटिव और वाई एक्सिस पर नीचे की ओर नेगेटिव होती है। तो अब देखते हैं कि हमको क्या सब इसमें डाटा दिया हुआ है, -10 0 -5। ठीक है, तो हम लोग 5 0 10, 0 तो है ही, 5 और 10 ले लेना है इस पर। ये हो गया 5, ये हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -5 -5, यहाँ हो जाएगा 10 -10, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -10। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा उसको आप देख लेंगे, चूंकि यह ग्राफ पेपर तो है नहीं। चलिए अब देखिए कि हमको वैसे ग्राफ खींचने के लिए अगर दो बिंदु भी दिया हुआ रहे, दो वैल्यू भी दिया हुआ रहे तो आराम से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। और तीसरा वैल्यू अगर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 वैल्यू ले लिया जिससे कि हमको और अच्छा हो सके। तो क्या लेते हैं, x का वैल्यू -10 लेने पर y का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। x का वैल्यू -10 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -10 तो y का वैल्यू 0। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -10 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 10 आता है। तो y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर हम बिना कुछ किए अगर मिला देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं तो यही लाइन क्या कहलाती है, इसका इक्वेशन कहलाती है। वैसे अगर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -5 5। ठीक है, अब गौर कीजिए, यह जो लाइन आपको नजर आ रही है, यह लाइन जो हमने अभी खींचा है, यह किसका ग्राफ है, यह है ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x + 10। एफ एक्स इज इक्वल टू x + 10 का यह ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि ये आगे चल गया क्या, इसको थोड़ा नीचे करना होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19, इससे ऊपर भी लिखा हुआ है, वो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप हिंदी जब हम आपको इसका पीडीएफ सेंड करेंगे तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सबके लिए ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू इतना एंड ए बी इज मेंबर ऑफ क्यू। ठीक है, ए बी क्या है, क्यू का मेंबर है, एंड ए माइनस बी इज मेंबर ऑफ जेड, सो दैट इतना इज ए इज मेंबर ऑफ आर, मतलब ए रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होगा, ये निकालना है। और ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है तो ए सी रिलेशन में होगा, यह भी निकालना है आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान के थोड़ा सा बनाएंगे तो थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए इसको मान के बनाते हैं। पहला नंबर, लेट ए इज इक्वल टू 2। अगर हम a का वैल्यू 2 मानते हैं तो हमारा रिलेशन क्या कह रहा है कि a माइनस बी क्या होना चाहिए, z का मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a माइनस बी z का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ a लेना है, तो a अगर लेंगे तो a माइनस ए, तो a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। क्या यह z का मेंबर है, तो है। a अगर z का मेंबर है तो वह क्या कह रहा है कि रिलेशन में होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी सॉरी ए ना, ए इज मेंबर ऑफ आर। ठीक है, यह रिलेशन में होगा। ठीक है, ये निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, इसका क्या कहता है
कि ए बी इज मेंबर ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए इज मेंबर ऑफ आर। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा, ये हमको निकालना है। तो यहां हम मान लेंगे पहले लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। देन क्या हो जाएगा, देन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। क्या यह z का मेंबर है -1? -1 पूर्णांक संख्या है तो है, तो यहां लिख देंगे मेंबर ऑफ z। अब देखिए सो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज मेंबर ऑफ आर, ए बी इज मेंबर ऑफ आर हो गया। नाउ देखिए अगेन क्या देखते हैं, b माइनस ए निकालते हैं। b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, सॉरी -1 नहीं +1, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 न बचेगा, तो बराबर 1। क्या यह z का मेंबर है? 1 जो है पूर्णांक संख्या है, तो हम जानते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। तो अगर यह पूर्णांक संख्या है तो यह रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए बी ए इज मेंबर ऑफ आर। ठीक है, यह भी सही हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि ए बी इज मेंबर ऑफ आर। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। ए बी सी आ गया। अब देखिए कि ए बी सी का वैल्यू अगर हम मान लिए हैं तो अब इसको रिलेशन को चेक करते हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 3 बराबर में आ गया -1। क्या यह जेड का मेंबर है? तो है, इसीलिए रिलेशन भी डिफाइन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी इज मेंबर ऑफ आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बी सी इज मेंबर ऑफ आर। अगेन अब बी सी, तो बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। क्या यह जेड का मेंबर है? तो है। अगर बी सी जेड का मेंबर है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए बी सी इज मेंबर ऑफ आर। ठीक है, अब देखिए नाउ अब यहां गौर करते हैं कि ए सी मेंबर ऑफ आर होगा कि नहीं, ये निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम पहले ए माइनस सी निकालेंगे। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4। ए माइनस सी बराबर 2 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, -2। ए माइनस सी निकालेंगे तो 2 माइनस 4 बराबर -2 हो गया। क्या यह जेड का मेंबर है? तो है। अगर 2 -2 जेड का मेंबर है, इसका मतलब यह रिलेशन डिफाइंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए सी इज मेंबर ऑफ आर। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए ये भी निकल गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या कह रहा है कि एग्जांपल 20 कह रहा है कि लेट एफ इज इक्वल टू इतना इतना एंड इतना बी द लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इनटू जेड, फाइंड एफ एक्स। आपको एफ एक्स का वैल्यू निकालना है जिसमें कि एफ का वैल्यू दिया गया है इतना इतना इतना। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर फंक्शन होता क्या है। इसको हम जब थ्योरी बता रहे थे तो उसमें आपको डिफाइन किए थे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो वो यहाँ एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। जनरल फंक्शन अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है, जनरल फंक्शन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन ना, फॉर्म ऑफ जनरल फंक्शन, जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन, GNERAL, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन, LINEAR लीनियर फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, CTION होगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यह क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन है, जहां पर एम एक्स क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह फंक्शन हमको मालूम है और एफ भी डिफाइन किया हुआ है, तो यहां पर हम अब इसका डाटा निकाल सकते हैं, या एफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एम उसके निकाल एफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एम और सी का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ जो एफ बराबर आपको दिया गया है, इसमें यह जो वन पहला, ये जो एक साथ वन वन दिया गया है, इसमें पहला वन है, क्या कह रहा है कि यह एक्स का वैल्यू है, और दूसरा वन एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर टू क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू दे रहा है, और थ्री जो है क्या दे रहा है, एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है। उसी तरह उस दोनों में भी है, तो हमको दो दो लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा, इसीलिए इस दोनों को लेके चलते हैं। नाउ F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर एम एक्स प्लस सी, तो x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m गुना 1 प्लस सी बराबर, अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू यहाँ 1 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 1, या m प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन F2, x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू कितना, F3 का वैल्यू, F2 का वैल्यू 3, या देखिए 2m प्लस सी इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन बन गया, तो ये किस फॉर्म में है इक्वेशन, ये इक्वेशन है दो चर वाले एक घातीय समीकरण के रूप में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब समीकरण दो में से एक समीकरण एक को घटाने पर, अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, 2m प्लस सी इज इक्वल टू 3, m प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2m में से m गया तो m बच गया, ये सी चीज तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बराबर में क्या बचा, 3 में से एक गया तो बच गया 2, m का वैल्यू हमको कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए अब इस m का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमको c का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ हम 1 में रखते हैं क्योंकि वो आसान है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, m का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, या c बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, या c बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब देखिए m का भी वैल्यू आ गया, c का भी वैल्यू आ गया, तो इसमें अगर हम m और c का वैल्यू रख देंगे तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी दिया गया है, या एफ एक्स बराबर हो जाएगा 2x, m का वैल्यू 2 है, 2x प्लस c का वैल्यू -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया 2x - 1, एफ एक्स बराबर 2x - 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन इतना। अब देखिए कि हम लोग जब क्लास 9 10th में पढ़ते थे तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जो होती थी, परिमेय संख्या का रूप जनरल फॉर्म क्या होता है, p/q होता है। p/q के रूप में जब संख्या आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में एक चीज हमको देखने के लिए मिलता था कि जब भी हम परिमेय संख्या का जनरल फॉर्म लिखते हैं p/q, तो यहाँ ब्रैकेट में साइड में देते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यह क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम p/0 लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है,
हम क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। इसीलिए हम q बराबर लिख देते हैं नॉट 0। उसी तरह से यह परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, यह क्या है, परिमेय फलन है। तो यहाँ पर परिमेय फलन में भी क्या होता है कि नीचे का जो टर्म होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय फलन क्या होता है, एफ बटे जी एक्स के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ देखिए उसी चीज का फायदा हम यहाँ उठाएंगे और इसका डोमेन प्राप्त करेंगे। देखिए डोमेन किस तरह से निकाला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइन व्हेन, कब यह फंक्शन डिफाइन होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। यह फंक्शन डिफाइन होगा जब यह नीचे वाला टर्म जो है 0 के बराबर ना हो, तब क्या होगा, यह फंक्शन डिफाइन होगा। तो अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, यह जो फॉर्म दिया गया है इक्वेशन का, यह कौन सा फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 9th-10th में पढ़े हैं और उसी के मदद से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। यह देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे इक्वल टू 0, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है तो बस नॉट इक्वल टू लिखते जाएंगे, सब चीज वैसा ही करेंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 बच जाएगा, इसमें माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ गौर कीजिए कि हमको क्या निकाल, इसीलिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 4, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 1 4, नॉट इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है ना, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सो DOMAIN, डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन इज, क्या होगा कि x का वैल्यू कुछ भी, रियल नंबर में कुछ भी हम ले सकते हैं x का वैल्यू, लेकिन क्या नहीं ले सकते हैं, 1 और 4 नहीं ले सकते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर r माइनस कितना 1 4, मतलब रियल इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r होगा, लेकिन उसमें 1 4 को छांट करके होगा, 1 और 4 को हटा करके, तब इसका डोमेन हम ले सकते हैं, रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 था ना, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 21 था क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि द फंक्शन इज डिफाइंड बाय इतना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इसका ग्राफ खींचना है। अभी तुरंत बताए थे ग्राफ खींचने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला चीज क्या होता है, पहला होता है आपको डाटा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उसका प्लेन। ठीक है, तो अब इसमें डाटा क्या सब दिया गया है उस चीज को देखते हैं। चलिए इसका डाटा हम लोग लेते हैं। डाटा कैसे निकलेगा, यह जो फंक्शन दिया गया है उससे हम डाटा निकालेंगे। अब डाटा कैसे निकालते हैं इससे, यह गौर से आप देखिए। इसमें दो कॉलम बनाते हैं, पहला में हम x लिखते हैं और दूसरा में क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, या फिर यह fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, यह क्या होता है, fx बराबर y, या y को ही हम fx लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें डाटा में हम बताए थे कि हमको अगर सिर्फ 2 पॉइंट भी मिल जाए तब भी क्या हो जाएगा, यह फंक्शन डिफाइन, हम लोग इसका डाटा बना सकते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ 3 चीज दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका 3 नंबर पे डाटा निकालेंगे। पहला देखिए x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 हो
तो जीरो से छोटा संख्या क्या होती है? निगेटिव संख्या होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? -1 ले लेंगे। लेट x इज इक्वल टू -1। जीरो से छोटा ले लिए तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? देन एफ एक्स बराबर क्या होगा? कह रहा है कि अगर x 0 से छोटा हो तो एफ एक्स कितना लेना है? -1 माइनस एक्स लेना है। तो 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हमने -1 लिया है तो -1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 में से 1 को -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। मतलब x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए अब लेते हैं दूसरा कि x बराबर 0 लेने पर एफ एक्स का वैल्यू 1 आता है। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। x का वैल्यू 0 लेने पर एफ एक्स का वैल्यू 1 आ जाता है, तो इसको 1 लिख लिए। अब देखिए पुनः, अब आपको कह रहा है कि x अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा कोई भी संख्या ले सकते हैं, कितना भी बड़ा संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ग्राफ खींचना है तो बहुत बड़ा संख्या ले लेंगे तो बोर्ड पर लिखना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? एकदम छोटा से छोटा संख्या ले लेंगे जिससे कि आराम से निकल जाए। तो x का वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 1। लेट x इज इक्वल टू 1। अब गौर कीजिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना था तो यहाँ 1 ले लिए, तो 1 0 से बड़ा है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसका अब एफ एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो f1 बराबर क्या हो जाएगा? या एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ -1 कर दीजिए। तो f1 बराबर कितना हो जाएगा? क्या है वो? x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो मतलब कि एफ एक्स का वैल्यू 1 लेने पर एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, अब हमको डाटा प्राप्त हो गया तो इससे ग्राफ आसानी से खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आपको बताए थे हमको 2 एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है और एक प्लेन की। तो यहाँ 2 एक्सिस में क्या सब आता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया? वाई डैश, और ये वाई किसको डिनोट करता है? एफ एक्स के वैल्यू को डिनोट करता है, एक्स तो एक्स को ही बताता है। चलिए अब देखिए कि डाटा में हमको सबसे बड़ी संख्या 2 आ रही है और छोटी संख्या 0 आ रही है। तो 0 तो इस पॉइंट पे होता ही है, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, अब देखिए हमको 2 तक लेना है तो 1 2 ही ले लेंगे, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1 और 2 ले लेते हैं। चलिए यहां पर 2 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा -2। अब गौर कीजिए कि हमको अब ग्राफ खींचने के लिए सारा चीज हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट वहां पुट करते जाएंगे, हमको मिलता जाएगा। -1 रखने पर x का वैल्यू -1 रखने पर हमको y का वैल्यू कितना आता है? 2 आता है। x का वैल्यू -1 यहाँ है ना, और y का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 के सामने यहाँ, 1 के सामने यहाँ, लगभग यहाँ आ जाएगा। ग्राफ पेपर में ये आपको लाइन खींचा हुआ रहता है, यहाँ हम लोग अनुमान से ले लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -1 2। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो x का वैल्यू 0 y एक्सिस पर ना होता है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। उसके बाद तीसरा नंबर, x का वैल्यू 1 लेने पर y का वैल्यू 2 आता है, 2 आता है। तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट लगभग में आ जाएगा। ये हो गया x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अब क्या करेंगे? इस तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इस तरह से यह ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है, यह ग्राफ बन गया। यही हो गया इस फंक्शन का ग्राफ। यह ग्राफ किसका हो गया? एफ एक्स का ग्राफ हो गया। यह क्या हो गया? एफ एक्स बराबर इतना का ग्राफ हो गया यह। ठीक है, कोई दिक्कत? यही ग्राफ आपको ड्रॉ करना था और हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट अब है कि विविध प्रश्नावली
वो तभी से हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, अब प्रश्नावली देख रहे हैं। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, जिसको हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखने के लिए हम इसको नीचे करके रखे हुए थे, अब इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा बोर्ड खाली हो जाए और हम इसको आराम से देख सकें और सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इतना एंड gx इज डिफाइंड g इज द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू इतना, सो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी एक डाटा बना लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि यह जो है डिफाइन है या नहीं है। चलिए गौर कीजिए, यहां पर ये हो गया x, ये हो गया fx। ठीक है, अब देखिए आपको fx बराबर क्या कह रहा है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू जो है 0 और 3 के बीच में हो। 0 और 3 के बीच में, 0 से लेकर के 3 तक अगर x का वैल्यू हम लेते हैं तो fx का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, और देखिए x का वैल्यू 1, 0 से लेकर 3 तक ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपको 0 1 2 3, और यह जो देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यह इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए कि 0 x का वैल्यू 0 रखने पर तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 0 का स्क्वायर 0। अब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, x का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, x नहीं 3 तक ही लेना था, चलिए 3 तक ही लेना था क्योंकि 3 तक ही ये है। अब गौर करते हैं हम, अब है कि अगला जो है इसमें दिया हुआ है यह भी 3 से स्टार्ट है। देखिए यह 3 पे जाके खत्म होता है और यह 3 से शुरू होता है, तो 3 हमको 2 बार लेना पड़ेगा ना। तो x का वैल्यू 3 रखने पर एफ एक्स का वैल्यू 3x आता है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। कैसे, यह 9 आया स्क्वायर करने पर, यह पहला ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ यह 9 किससे आया है, एक्स स्क्वायर निकालने पर, मतलब 3 का स्क्वायर निकालने पर 9 आया। और यह 9 कैसे आया, 3x का वैल्यू रखने पर हमको 9 आया, 3 गुना एक्स 3 तिहाई 9 हो गया। चलिए x का वैल्यू 4 रखते हैं, x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू, चलिए इसको रेड कलर से ही हम लिख लेते हैं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्या, x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y एफ एक्स का वैल्यू 4 तिहाई के 12, x का वैल्यू 5 तो एफ एक्स का वैल्यू 5 तिहाई के 15। चलिए और हमको कहां तक जाना है, 10 तक न जाना है, थोड़ा लंबा डाटा लेना पड़ेगा तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ रख लेते हैं 6। तो अब देखिए तो 6 तरीके 18, 7 रखेंगे तो 21, 8 रखेंगे तो 24, किसका एफ एक्स का वैल्यू 9 रखेंगे एक्स का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू 27, 10 रखेंगे एक्स का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 तिहाई के 30। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी इसमें मेंबर है एक्स का, उसका अलग अलग इमेज बन रहा है। फंक्शन हम किसको कहेंगे कि डोमेन में जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उसका अगर
एक ही इमेज बनता है रेंज में, तो वह क्या होता है, फंक्शन डिफाइन होता है। अगर एक एक मेंबर का डबल इमेज बन गया तो वह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि वह फंक्शन डिफाइन होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जितना 1 का वैल्यू, 0 का वैल्यू 0, 0 का फंक्शन करते हैं, 0 का जो हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 3 का 9। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ डबल 3 है लेकिन उसका वैल्यू भी डबल 9 9 ही आ रहा है। तो इसका इधर भी देखिए 4, 12, 5, 15, 6, 18, 7, 21, 8, 24, 9, 27, 10, 30। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग मेंबर का इमेज अलग अलग बन रहा है, इसीलिए सो हम क्या लिख सकते हैं, सो एफ इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन अगेन अब जी वाला को भी चेक करना पड़ेगा, तो जी वाले को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब क्या है, एक्स और यहां जी एक्स, ये हो गया जी एक्स। अब देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया जी एक्स, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अब x का वैल्यू 0 रखते हैं। अब देखिए यह कितना, 0 से लेकर के 2 तक अगर हम x का वैल्यू लेंगे तो एक्स स्क्वायर उसका हमको लेना पड़ेगा जी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। और x का वैल्यू 2 से लेकर 10 तक अगर रखेंगे तो उसका वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 3x लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब गौर कीजिए x का वैल्यू 0 रखने पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर 0, 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, ठीक है। यह तो हो गया पहला, ये एफ जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेने पर। अगर जी एक्स बराबर 3x लेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये 2 से लेकर 10 तक लेंगे x का वैल्यू तो हमको 3x लेना पड़ेगा। अगर हम 2 रखते हैं, पुनः देखिए 2 रखने पर तो 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, 3 रखने पर 3 तिहाई के 9, 4 रखने पर 12, 5 रखने पर 15, 6 रखने पर 18, 7 रखने पर 21, 8 रखने पर 24 और 9 रखने पर 9 रखने पर हो जाएगा 9 तिहाई के 27, ठीक है। और 10 रखने पर क्या हो जाएगा, 10 रखने पर 30। अब गौर कीजिए क्या यह फंक्शन डिफाइन है जी एक्स। आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक ही मेंबर का 2 इमेज बन रहा है। कहां पर बन रहा है, यहां पर। यहां देखिए कि हम क्या देख रहे हैं कि एक ही मेंबर 2 है, x का वैल्यू 2 है और जी एक्स का वैल्यू 2 अलग अलग आ रहा है। एक बार आ रहा है 4, एक बार आ रहा है 6। तो हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू अलग, x का वैल्यू सेम रहने पर भी उसका इमेज, उसका फंक्शन जो है अलग अलग इमेज दे रहा है। मतलब 4 भी दे रहा है और 6 भी दे रहा है, इसका मतलब यह फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन हम बना लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर, यहां एफ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड द इतना। इसमें तो और आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो
f1.1 माइनस f1 बटा 1.1 माइनस 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में 1.1 माइनस 1। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे, तो 1.1 माइनस 1 इंटू 1.1 प्लस 1, ठीक है, बटा 1.1 माइनस 1। अब देखिए कि यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1.1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2.1। आप कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके भी हम वैल्यू निकाल सकते थे, तो हाँ एकदम निकाल सकते थे, एकदम ये छोटा सा नंबर है इसीलिए स्क्वायर करके निकालना आसान है। यही अगर बड़ा संख्या रहता तो स्क्वायर करके निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता, लेकिन निकल जाता उसमें भी। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, फार्मूला का यूज किए और बिना ज्यादा जोड़ घटाव किए हुए हमको ये आंसर आ गया। चलिए अब देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना। अभी जस्ट बताए थे कि अगर कोई फंक्शन p बटे क्यू मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स के रूप में हो तो वहां क्या होता है, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी वह फंक्शन डिफाइन होता है। तो यहां लिखेंगे दिस फंक्शन अकॉर्डिंग टू थ्योरी, दिस फंक्शन will defined when, कब डिफाइंड होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अभी जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो उसमें हम बताए थे आपको। चलिए आइए अब इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12x 2x माइनस 6x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, या इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा फिर x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा, x जब इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा और इससे हो जाएगा 6, x इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब x 2 और 6 के बराबर नहीं होगा तब यह फंक्शन डिफाइन होगा। मतलब 2 और 6 के बराबर नहीं होगा तो होगा कितना, रियल नंबर का जितना भी संख्या हो सकता है वो सारा का सारा हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ f बराबर r माइनस 2 6, ठीक है। मतलब r तो होगा ही, उसमें से अगर हम 2 माइनस 6 को 2 और 6 को हटा देंगे तभी यह क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है, यह फंक्शन डिफाइन कब होगा, इस चीज को निकालना है। यह फंक्शन डिफाइन कब होगा यह निकालना है। तो यहां गौर कीजिए कि आपको एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स बराबर कितना है, रूट ओवर एक्स माइनस 1। अब गौर कीजिए आप कि अगर x का वैल्यू हम
1 रख लेते हैं। x का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो fx का वैल्यू कितना आएगा? इफ x इज इक्वल टू -1 देन fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर -1 इज इक्वल टू रूट ओवर -2। तो यह क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर, क्या यह रियल नंबर है? नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो यह रियल नंबर नहीं होता है। अगर हम x का वैल्यू 0 भी रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो fx बराबर कितना हो जाएगा? रूट ओवर 0 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर -1 इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। यह भी रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह रूट के अंदर -1 है। रूट के अंदर जब भी माइनस रहता है तो वो क्या हो जाती है? इमेजिनरी नंबर हो जाती है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अब देखते हैं कि इसका वैल्यू आखिर तब हो क्या सकता है। तो अगर हम 0 से बड़ा ले लेते हैं, 0 से बड़ा ले लेते हैं, तब देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, 0 से बड़ा तो 1 आता है ना, 1 ले लेते हैं तो क्या होगा? f1 बराबर कितना हो जाएगा? f1 बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 - 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रियल नंबर है। यह रियल नंबर तो है, क्योंकि यह 0 आ गया तो 0 तो रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब इसका यह जो है 0 पर डिफाइन है। वो अगर 2 रखेंगे तब भी यह डिफाइन होगा। 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इफ x इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा? f2 बराबर हो जाएगा रूट ओवर 2 - 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर यहां से हम क्या देख रहे हैं कि 0 से जब बड़ा लेना शुरू करते हैं, सॉरी 1 से 0 से बड़ा लेना शुरू करते हैं, मतलब 1 से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव नंबर में, तब यह क्या होता है? यह फंक्शन डिफाइन हो जाता है। यह फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर के आगे तक होना चाहिए, तभी यह फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के, ठीक है, कहां तक? इन्फिनाइट तक। 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक हम इसका वैल्यू रखेंगे, तब क्या होगा? यह फंक्शन डिफाइन होगा। इसीलिए रेंज ऑफ f बराबर क्या हो जाएगा? यह भी क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक हो जाएगा। मतलब उसका वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तब यह डिफाइन है। 1 से लेकर के आगे जितना भी लेंगे तो वह डिफाइन हो रहा है, और उसका वैल्यू भी 1 से लेकर के आगे तक मिलता जा रहा है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? आपको 0 से इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, और इसका रेंज भी क्या हो जाएगा? 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम लोग डोमेन रेंज इसका निकाल लिए। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें आपको पूरा पेज आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मोड x - 1। याद कीजिए आपको क्या बताए थे कि मोड के अंदर जो होता है, मोड के अंदर, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप। हम लोग क्या जानते हैं कि मोड के अंदर प्लस माइनस कुछ भी संख्या रहे तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं? हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, मोड के अंदर अगर x निगेटिव है तब भी उसका वैल्यू हम x लेंगे, और x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब भी उसका वैल्यू x लेंगे। ठीक है, तो यहां आपको क्या दिया गया है? fx बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या कर रहा है, डोमेन रेंज कर रहा है निकालने के लिए ना। अब देखिए कि x का वैल्यू कुछ भी रखे ना, लेट x इज इक्वल टू -2, एक्स का वैल्यू मान के चलते हैं कि -2 है, तो f -2 बराबर कितना हो जाएगा, मोड -2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, मोड -3 होगा और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3। चलिए x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, f -2 बराबर -1 ना, -1 बराबर हो जाएगा मोड -1 इज इक्वल टू हो जाएगा मोड -2 बराबर हो जाएगा आपको 2। चलिए इफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 -1 इज इक्वल टू -1 मोड में बराबर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए कितना आया 1, ओहो 1 - 1 न था, अच्छा 1 लेंगे अब। इफ x इज इक्वल टू 1 तो fx बराबर कितना हो जाएगा, f1 बराबर f1 इज इक्वल टू हो जाएगा मोड 1 - 1 इज इक्वल टू मोड 0 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पॉजिटिव भी ले लिए निगेटिव भी ले लिए, चलिए अब एक बार -2 भी ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, मोड 2 - 1 इज इक्वल टू 1 मोड में बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको 1 2 3 4 आते जाएगा, इसमें अगर हम पीछे चलते जाएंगे -2 -3 लेते चले जाएंगे तब भी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 3 4 5 6 इस तरह से मिलता चला जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको इसका डोमेन और रेंज पता चल जाता है। कैसे पता चलता है देखिए, सो डोमेन बराबर कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन डोमेन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डोमेन हम क्या किए हैं -2 भी रखे हैं -1 भी रखे हैं, 0 1 2 3 4 मतलब x का वैल्यू हम निगेटिव संख्या 0 और पॉजिटिव संख्या दोनों रख सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं तो डोमेन ये हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा रेंज बराबर आर निगेटिव आर लिख सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव आर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव जेड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, यह भी लिख सकते हैं। आपको जो लिखने का होगा वह लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो इसका रेंज हम क्या लिख सकते हैं 0 से इन्फिनाइट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक। कोई दिक्कत, चलिए रेंज समझ गए क्यों 0, इसमें नेगेटिव संख्या क्यों नहीं लिए। देखिए यहाँ पर मोड लगाने के कारण हमको कोई भी नेगेटिव मेंबर आंसर इसका नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे रेंज में इन्फिनाइट 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ f इज इक्वल टू इतना, x इज मेंबर ऑफ r, द फंक्शन फ्रॉम r to r into r डिटरमाइन द रेंज। इसमें आपको इसका रेंज डिटरमाइन करना है। रेंज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एग्जांपल लेंगे और उसका वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो x का वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं नहीं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और सच दैट x इज मेंबर ऑफ r। चलिए अब इसमें हम मान के बनाते हैं, लेट x इज इक्वल टू
एक बार निगेटिव लेंगे, फिर जीरो लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे, 3 चीज ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा f1 बराबर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ -1 ले लेगा, चलिए -1 ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा निगेटिव से पॉजिटिव में जाने में। क्या अब देखिए कि x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 0, इफ x इज इक्वल टू 0, देन f0 बराबर क्या हो जाएगा f0 बराबर 0 स्क्वायर बटा 1 प्लस 0 स्क्वायर, बराबर में हो गया 0 बटा 1 प्लस 0, बराबर हो गया 0/1 ना, तो 0/1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। उसके बाद देखिए इफ x इज इक्वल टू 1, तो f1 बराबर कितना आ जाएगा f1 बराबर आ जाएगा 1 स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। चलिए x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि डोमेन में तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे निगेटिव लें पॉजिटिव लें, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, मतलब x जो है r का वैल्यू कोई भी धारण कर सकता है। लेकिन रेंज में हम क्या देख रहे हैं, रेंज में देख रहे हैं कि निगेटिव रख के -1, तो 20 का वैल्यू 1/2 आया, मतलब पॉजिटिव में ही आया। उसके बाद देखिए अगर हम 0 रखे तो इसका वैल्यू 0 आया, अब पॉजिटिव में 1 2 रखे तब भी इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू रखने पर भी यह पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू रखने पर भी यह पॉजिटिव आ रहा है। ये पहला चीज हम देख लिए, मतलब माइनस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंज जो होगा रेंज ऑफ f, सो रेंज ऑफ f बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 0 आएगा ही, 0 तो आ ही रहा है, लेकिन यह जाएगा कहां तक ये अभी तो देखना होगा। गौर कीजिए, हम यहां देखते हैं कि इसमें जो हम वैल्यू देख रहे हैं कि 1/2 0 1/2 4/5, इसी तरह से नीचे का डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं क्या है नोमिनेटर से बड़ा है, मतलब अंश से बड़ा हर है, यहाँ भी अंश से बड़ा हर है, यहाँ भी अंश से बड़ा हर है। चूंकि नीचे में हर में क्या हो जा रहा है कि स्क्वायर का ऊपर वाला जो टर्म अंश है उसमें एक को जोड़ के तब हमको हर मिल रहा है, नहीं तो इसका मतलब जो कोई भी हम संख्या लेंगे रियल नंबर, उसमें क्या होगा कि अंश जो अंश से बड़ा क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। अगर अंश से हर बड़ा हो जाए तो वो क्या होगा, मतलब 1 से छोटा ही होगा उसका वैल्यू, उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेंज 0 से लेकर 1 तक आएगा, 1 से छोटा ही रहेगा वह। ठीक है, तो हर का इसका रेंज कितना हो जाएगा 0 से 1 तक आएगा, जिसमें कि पूरा पूरी 1 तो आएगा नहीं, मतलब 1 से छोटा होगा। तो यह जो मार्क आप देख रहे हैं इसमें पढ़े थे आप लोग, ये है क्लोज इंटरवल, यह है ओपन इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल जिधर से ये छोटा ब्रैकेट नजर आ रहा है उधर से जो संख्या लिखी हुई है वह संख्या नहीं आएगी, उससे थोड़ा सा छोटा लेकिन होगा छोटा, 0.9999 कितनों भी 9 लगा दे लेकिन 1 नहीं होगा, 0.999 तक होगा। अब बड़ा ब्रैकेट मतलब हो गया जो संख्या लिखा हुआ है वह भी संख्या उसमें आ रहा है। चलिए इसको हम लोग समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आप गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेट f such that f and g such that r tends to r be defined respectively, fx is equal to इतना and gx is equal to इतना, find the f plus g, f minus g and f by g। एकदम आसान है, इसको हम लोग कर लेते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये।
इसको गौर से बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है x प्लस 1 एंड जी एक्स बराबर कितना दिया गया है, जी एक्स बराबर दिया गया है 2x माइनस 3। सो एफ प्लस जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना है x प्लस 1 प्लस जी एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3 बराबर में कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर नीचा भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेज कम लगेगा इसलिए लिख रहे थे। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स तो हो जाएगा 3x, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, -2 बच गया। तो मतलब f प्लस जी एक्स बराबर कितना हो गया, 3x प्लस 2। ठीक है, चलिए 3x माइनस 2। अब आते हैं f माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हम लोग जो पढ़े थे उसी का यूज यहाँ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x में से x चला गया माइनस x, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। इसीलिए f माइनस जी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस 4। यही हो गया आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, f बाय जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स बटा जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1, एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 बटा जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू कितना, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। यही हो गया आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपको कि लेट f इज इक्वल टू इतना इतना बी फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी, डिटरमाइन ए बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए एकदम आसान है यह निकालना। आप लोग इसको इस तरह का क्वेश्चन आप लोग किए हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, ए एक्स प्लस बी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह 1 1 जो दिया गया है एफ में, यह पहला x का वैल्यू दे रहा है 1 और दूसरा 1 f1 का वैल्यू दे रहा है, एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है। और यह 2 जो है यह x का वैल्यू दे रहा है और 3 क्या दे रहा है, 1 एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, बस उसी का यूज करके यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो f1 बराबर कितना हो जाएगा, a गुना 1 प्लस बी बराबर, अब देखिए f1 का वैल्यू 1 है ना, तो बराबर 1, तो यह a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन f2 बराबर कितना हो जाएगा, f2 बराबर a गुना 2 प्लस बी इज इक्वल टू f2 का वैल्यू 3, या क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1। अब इसको नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस हो जाएगा माइनस। चलिए अब 2a में से a गया, a बच गया, यह दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना हो गया 2। अब इसका वैल्यू हम रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
किसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, समीकरण एक में ए का वैल्यू रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, या बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, या बी बराबर या बी बराबर कितना हो जाएगा -1। सो एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आया था 2, तो 2x -1, बी का वैल्यू इतना, किसका वैल्यू आया, एफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब क्या कह रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय r is equal to ab such that ab is member of and a is equal to b square, are the following true। क्या यह ट्रू है, तो इसको चेक कर लेते हैं, आराम से चेक हो जाएगा। चलिए पहला नंबर देखते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r is equal to ab such that ab is member of n मतलब नेचुरल नंबर, एंड a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, a बराबर कितना दिया गया है, बी स्क्वायर दिया गया है। अब चेक करना है क्या यह जो है संभव है यह रिलेशन। अब देखिए लेट पहला नंबर में लेट a बराबर 2, a बराबर 2 लेते हैं, तो क्या ए रिलेशन में आएगा, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बी था तो ए बराबर क्या था, बी स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब पहला टर्म दूसरे टर्म का स्क्वायर होना चाहिए था। तो यहाँ पर ए का वैल्यू अगर हम 2 लिए तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 2, तो इज इक्वल टू हो गया 4। क्या 4 और ए, 4 ए 4 2 इज मेंबर ऑफ आर होगा, 4 2 इज मेंबर ऑफ आर होगा, बट 2 2 इज नॉट मेंबर ऑफ आर, 2 2 मेंबर ऑफ आर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए का दोगुन, ए का वैल्यू बी का स्क्वायर में आना चाहिए, तो ए का स्क्वायर, तो मतलब चूंकि ए दिया हुआ है तो यहां पर 2 2 ही लेना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए ए इज नॉट मेंबर ऑफ आर। ठीक है, यह रिलेशन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए खुद का स्क्वायर नहीं आ सकता है। यह संभव कब है, जब सिर्फ एक अगर लेते हैं, यह एक ही चीज पर डिफाइन कर सकता है, जब हम एन ए का वैल्यू 1 ले, तो 1 लेंगे तभी यह डिफाइन होगा, बाद बाकी नंबर के लिए नहीं होगा। तो यह ए तो कह रहा है नेचुरल नंबर लेने के लिए, तो सभी नेचुरल नंबर पर यह डिफाइन नहीं है, इसीलिए यह डिफाइन नहीं है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, ए बी इज मेंबर ऑफ आर, तो बी ए इज मेंबर ऑफ आर। दूसरा लेट ए बराबर 4, देन बी बराबर क्या हो जाएगा, देन बी स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि अगर हम ए को 4 लेते हैं तो बी स्क्वायर 4 आएगा, यही ना आएगा, क्योंकि ए बी इज मेंबर ऑफ आर है, तो बी क्या होना चाहिए, ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए रिलेशन के मुताबिक, ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर बराबर 4 ले लिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2, इसीलिए क्या हो जाएगा 4 2 इज मेंबर ऑफ आर, बट 2 4 इज नॉट मेंबर ऑफ आर। क्यों नहीं आर का मेंबर होगा, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 होगा, मतलब 4 का स्क्वायर 2 होगा, नहीं होगा, इसीलिए यह मेंबर ऑफ आर नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं।
अब कह रहा है कि यदि ए बी मेंबर ऑफ आर है, बी सी मेंबर ऑफ आर है, तो क्या ए सी मेंबर ऑफ आर होगा? चलिए मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 4, लेट ए इज इक्वल टू 4, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4, इसीलिए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? इसीलिए ए बी इज मेंबर ऑफ आर होगा। अब देखिए, अब यहां आते हैं। नाउ again let again according to question, BC is member of R, BC is member of R। तो अब देखिए कि चूंकि B बराबर हमको कितना आया है? 2 आया है, इसीलिए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि पहला मेंबर क्या है? दूसरे मेंबर का 2 गुना है, यही रिलेशन दिया, सॉरी स्क्वायर में है। तो सी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए सी बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो मतलब कि 2 और √2 मेंबर ऑफ आर होगा। ठीक है, 2 और √2 मेंबर ऑफ आर होगा, क्योंकि 2 क्या है? √2 का स्क्वायर है। बट अब देखिए कि ए का वैल्यू हम लोग 4 लिए थे ना, तो 4 और √2 मेंबर ऑफ आर होगा? होगा जी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 2 ही ना आएगा, तो वो 4 के तो बराबर होगा नहीं, इसीलिए यह भी डिफाइन नहीं है रिलेशन में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए सी इज नॉट मेंबर ऑफ आर। यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए ये भी बन गया। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 5 9 इतना, एंड एफ इज इक्वल टू इतना। आर द फॉलोइंग ट्रू? क्या आर जो है ट्रू है, मतलब सही है कि नहीं है, यह चेक करना है। अब देखिए रिलेशन और फंक्शन दो चीज हम लोग पढ़े हैं। रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? रिलेशन में हम लोग क्या देखते थे कि कोई भी मेंबर है, 2 सेट अगर दिया हुआ है, तो एक का रिलेशन जो है इस सेट में मौजूद जितने भी मेंबर होते हैं सभी से इसका रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें जितने मौजूद हैं इसका सभी अगले सेट के सभी मेंबर से रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ये रिलेशन कह रहा है, ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन फंक्शन क्या कहता है कि अगर 2 सेट है तो उसमें से एक सेट का इमेज सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, अगर 2 सेट है तो एक सेट का इमेज एक ही बनेगा, तभी वह क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। बस यही इसका बेसिक अंतर है। फंक्शन में क्या होता है? एक मेंबर का इमेज एक ही बनता है, लेकिन रिलेशन में क्या होता है? एक मेंबर का इमेज बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, ए बी अगर ये हो तो। लेकिन एफ क्या होता है कि एक फंक्शन का इमेज एक ही बनाता है। एक फंक्शन का इमेज एक ही बनेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। पहला नंबर अब देख लीजिए। तो अब यहां गौर करते हैं हम लोग कि एफ इज रिलेशन ऑन ए टू ए है कि नहीं है। अब देखिए ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 2 3 4 जितना भी इसका मेंबर है सबका क्रॉस इससे कराना होगा। सबका 1 1 1 5 1 9 1 10 1 11 1 15 1 16 इस तरह से आएगा। 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, उसी तरह से 3 4 5 इस सब का रिलेशन फंक्शन इसमें बन जाएगा।
सॉरी रिलेशन बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ जो दिया गया है f बराबर 1 5 1 5 1 क्रॉस ए में है। उसके बाद देखिए 2 9 2 9 आएगा, रिलेशन इसका रिलेशन इससे होगा। 3 1 3 1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 4 5 4 5 रिलेशन में आएगा। उसके बाद देखिए 2 11 2 11 भी रिलेशन में आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जितना भी मेंबर दिया गया है वह ए क्रॉस ए में है, मतलब एफ में जितना भी मेंबर दिया गया है वह क्या है, ए क्रॉस ए में है। यहां हम देख रहे हैं कि एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सो एफ इज a relation from A to B, ठीक है। ए से लेकर के ए से बी में यह रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यह फंक्शन है, ए टू ए में फंक्शन, ए टू बी में फंक्शन है। हम क्या बताए थे कि फंक्शन होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एक मेंबर का एक ही इमेज बनना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कि 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब यहाँ देखिए एक का इमेज 1 5 और 4 5 दो बन रहा है। अब यहाँ देखिए 5 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 1 4 का इमेज बन रहा है वो। यहाँ देखिए यहाँ 2 9 है, यहाँ पर 2 11 है, एक ही का मतलब दो फंक्शन बन रहा है, उसका रिलेशन बन रहा है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा। दूसरा इन एफ वन मेंबर have two image, so function is not defined. Function is not defined, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड टू जेड, जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू इतना ए बी, सच दैट ए बी इज मेंबर ऑफ जेड इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कह रहा है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस जेड, मतलब जेड क्रॉस जेड, जेड क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में वह क्या है, डिफाइंड है। तो ए बी और एफ बराबर क्या दिया है, ए बी और ए प्लस बी दिया हुआ है। ए बी इज मेंबर ऑफ जेड इफ जेड इज फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यह सही है, तो सही है। कैसे सही है इस चीज को अब हम लोग देख लेंगे। कितना नंबर है क्वेश्चन, 11 नंबर। अब सही है कि नहीं इसको हम लोग निकाल के देखेंगे क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, सच दैट ए बी इज मेंबर ऑफ जेड, ठीक है। अब देखते हैं कि यह फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक मेंबर का एक ही इमेज बनना चाहिए, ये याद रखना है। चलिए नाउ लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, देन ए बी बराबर कितना, 2 गुना 3 इज इक्वल टू 6 और ए प्लस बी बराबर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया इसका रेंज। अगेन ए बराबर, अगेन लेट ए बराबर -2
b बराबर -3। अब देखिए देन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, माइनस माइनस प्लस। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में हमको क्या पता चलता है, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसका डोमेन कितना है, 6 है ना। डोमेन में अगर हम 6 लेते हैं तो इसका रेंज क्या सब आ रहा है, 5 और 10 आ रहा है, सॉरी 5 और -5 आ रहा है, 5 और -5 आ रहा है। हम क्या देखते हैं कि एक ही इमेज का सॉरी एक ही मेंबर का 2 इमेज बन के हमको आ रहा है, तो 2 इमेज बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, वो था 11। अब आते हैं 12 में। लेट ए इज इक्वल टू इतना एंड लेट एफ such that a tends to n be defined by fn is equal to highest integer highest prime factor of n, find the range of f। चलिए इसके लिए हम डाटा तैयार करते हैं। चलिए डाटा बना लेते हैं, थोड़ा सा देखने में ये अच्छा लगता है और समझने में भी ये आसान होता है। ठीक है, इसीलिए डाटा के रूप में इसको बना के हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर है a डिफाइन बाय एन, तो यहाँ ले लेते हैं एन, ए नहीं यहाँ लेंगे एन, यहाँ ले लेते हैं एन, यहाँ ले लेते हैं एफ एन। ठीक है, अब देखिए एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 9 है, तो कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 9 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है, तो 3 ले लिए। उसके बाद कितना है 10, 10 का जब हम हाईएस्ट फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 5, तो इसका हाईएस्ट लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए अगला क्या है 11, उससे 11 12, उसके बाद 13। चलिए 11 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 11, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 4 तिहाई के 12, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद देखिए 13, 13 में हम क्या देखते हैं 1 गुना 13, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 13। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका 9 का प्राइम फैक्टर 3, 10 का प्राइम फैक्टर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, इस तरह से हम इसका पूरा डाटा निकाल दिए हैं। अब क्या कर रहा है कि यह तो डिफाइन है, तो एफ का रेंज फाइंड करना है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो गया, ऊपर वाला जितना एन का वैल्यू है यह क्या हो गया इसका डोमेन हो गया, और नीचे वाला यह क्या हो गया इसका रेंज हो गया। सो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 3 5 11, 3 5 11, 3 13 है, तो 3 को तो छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे सेट का तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेट में जो भी मेंबर लिखते हैं तो एक मेंबर को दोबारा नहीं लिखते हैं, इसीलिए 3 2 बार आ रहा है, तो उसमें से एक ही 3 को हम उसमें रेंज में लिखेंगे, एक 3 को छोड़ देंगे। ठीक है, ये लगता है आपका लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, इसका विविध एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरा पूरी बना लिए रिलेशन एंड फंक्शन का। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि नेट स्लो काम कर रहा है इसीलिए थोड़ा सा लेट लगेगा इसका स्कैनर बनने में। यहाँ आपका स्कैनर आ जाएगा, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको इसका जितना भी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपका स्कैनर तैयार है, आप इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल से, तो इसका पीडीएफ आपको जितना अभी तक आपने पढ़ा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
वैसे हमको लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप इसको खुद से बना सकते हैं। आप अगर थ्योरी ठीक से पढ़े होंगे तो खुद से बना लेंगे। अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से आप देख लेंगे पिछला जितना भी थ्योरी हम बताएं, सेट थ्योरी, सेट का थ्योरी और उसके बाद रिलेशन फंक्शन का थ्योरी, दोनों का रिवीजन कर लेंगे तो हमको लगता है कि आप एक्सरसाइज आराम से बना लेंगे। वैसे अगर कोई दिक्कत होती है, जहाँ समझने में दिक्कत होती है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके मैसेज का जरूर जवाब देंगे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।